गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सौरभ, नीरज, रामलाल, सचिन, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। जया, नीरज, रामलाल, एवरीवन, ललित, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो बिल्कुल आज शनिवार है और आज हम लोग जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल हमने लास्ट लेक्चर में इन्फ्लेशन की शुरुआत की थी और इन्फ्लेशन का चैप्टर आधा डिस्कस कर लिया था, लेकिन रिमेनिंग पोर्शन में आज कराने वाला हूं। लेकिन आप जानते हैं कि क्लास की शुरुआत हमेशा क्विक रिवीजन के साथ करते हैं। पिछले टॉपिक के बारे में कितना कुछ आपको याद है और क्लियर है, वो बहुत जरूरी है। और इन्फ्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार यस का कमेंट करें और जल्दी से मेरे अगले 4-5 क्वेश्चंस का जवाब करें। चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली तौर पर जब भी हम देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज करता है, कीमत बढ़ती है, तो जो करेंसी की वैल्यू जिसे कहते हैं, परचेजिंग पावर कहते हैं, वो हमेशा कम होने लगती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्राइस और मनी की वैल्यू में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन मैंने कहा कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और एडजस्ट करने का काम आरबीआई का है। लेकिन वो ऑप्टिमम रेट क्या है जिसको आरबीआई चुनना चाहता है, यानी कि आरबीआई अगर महंगाई को ज्यादा है उसको कम करना या कम को ज्यादा करना है तो किस रेट पर लेकर आने की जिम्मेदारी है आरबीआई की? पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल यह है मेरा कि जब हम महंगाई के बारे में बात करते हैं सर, कि जब महंगाई को हम कहते हैं कि कोई भी एक कंट्री है जहां पर महंगाई को हाइपर कैटेगरी में रखा गया, हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया है किसी कैटेगरी को, तो इसका सेंस क्या होता है? तीसरा सवाल है मेरा यहां पर कि जब हम महंगाई के बारे में बात करते हैं सर, तो इस महंगाई के अंदर हम कहते हैं कि किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए महंगाई का बढ़ना बुरा हो जाता है। अगर कोई ग्राहक है तो उसके लिए बुरा होगा, अगर कोई प्रोड्यूसर है तो अच्छा होगा। इसी तरह कोई क्रेडिटर है तो उसके लिए बुरा होगा, कोई डेटर है तो उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब कोई डिपॉजिट करता है बैंक में या कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ये मत सोचिएगा कि सर इन्वेस्टमेंट करने वाले को प्रॉफिट होता है। जनरली तौर पर मैंने कहा कि चाहे बैंक में डिपॉजिट करो, चाहे शेयर बाजार में निवेश करो या किसी को उधार दो, आप क्रेडिटर हो जाओ, हमेशा आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा महंगाई के कारण। क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होगा उसको महंगाई माइनस करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक में रखने के मुकाबले इन्वेस्टमेंट करना बेटर है एज कंपेयर टू डिपॉजिट इन बैंक, बट दोनों में उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये हमेशा बैड कहलाएगा, डिपॉजिटर के लिए भी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा एक शब्द होता है डिफ्लेशन और एक होता है डिसइंफ्लेशन। इसके क्या अर्थ होते हैं? चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सभी को जल्दी से बताइए मुझे, और बिल्कुल तैयार हैं आप लोग। तो पहला सवाल मैंने पूछा था महंगाई की दर के बारे में, 4 ± 2 यानी 2 to 6% के बीच में लेकर आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई। दूसरा पूछा था मैंने कि जब हमारा बहुत ज्यादा महंगाई हो, यानी अनकंट्रोल सिचुएशन कहा जाए, जब महंगाई की दर कई हजार या लाखों प्रतिशत में बढ़ रही हो, तब उसको कहा जाता हाइपर, जैसे कि वेनेजुएला में है, जिम्बाब्वे में है। इसके अलावा मैंने कहा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू या डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू या क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बैड कहा जाएगा, उनके प्रॉफिट को ये कम कर देगा। इसके अलावा डिफ्लेशन का शब्द का मतलब है कि महंगाई की दर माइनस में होगी, माइनस नेगेटिव इन्फ्लेशन होगा, या ये कहिए कि प्राइस डिक्रीज करेगा। डिफ्लेशन में प्राइस डिक्रीज करेगा, जबकि डिसइंफ्लेशन में महंगाई की रेट डिक्रीज करेगी, महंगाई का प्रतिशत कम होगा। ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। लेकिन आज की क्लास जो होगी वो थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है, और इस थोड़ी सी टेक्निकल क्लास क्योंकि आगे पढ़ाने वाला हूं, समझाने और बताने वाला हूं मैं आपको, जो सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। जब मैं आपसे कहूं लिखने के लिए तब लिखिएगा, जब मैं आपसे कहूं कि अब इसको पढ़िए मेरे साथ तो पढ़िएगा, और उसके बाद हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बोर्ड पर। देखो, अब हमने कहा कि महंगाई को हम निकालेंगे सर, लेकिन जनरली तौर पर महंगाई को निकाला कैसे जाएगा? देखो ध्यान से समझो। आप कहोगे कि सर महंगाई को निकालने के जनरली हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों से हम महंगाई को कैलकुलेट करते हैं देश में, और इन तीनों के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। पहले समझिएगा कि अगर मैं कहूं मेथड ऑफ इन्फ्लेशन, मेथड
ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई निकालने के मेथड कितने होंगे। सिर्फ सुनिएगा ध्यान से, कुछ भी कमेंट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जनरली तौर पर देखो, इसमें एक होता है जिसको हम लोग IIP कहते हैं, पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इससे रिलेटेड क्या सवाल होगा। दूसरा हमारे पास एक मेथड है जिसको WPI कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा WPI के नाम से। और जनरली एक तीसरा मेथड है हमारे पास जिसको CPI कहा जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में CPI को लेकर सवाल पूछा जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं IIP, इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी हिंदी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। देखिए, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं WPI को लेकर, तो WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसे, हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। और एक टर्म आती है जिसको CPI कहा जाता है। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं बेसिकली हिंदी में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। अब देखिए, होता क्या है बेसिकली, जब हम महंगाई की कैलकुलेशन करते हैं तो महंगाई बहुत सारी चीजों की निकाली जाती है। जैसे कि मैं कोई सामान खरीद कर लाता हूं, मैंने ये शर्ट्स खरीदी है, इसकी महंगाई हो सकती है, मैंने ये मार्कर खरीदा है, इसकी महंगाई हो सकती है, हमने कोई भी सामान खरीदा उसकी महंगाई रेट देखी जा सकती है। लेकिन हम कोई सर्विस लेते हैं, जनरली तौर पर सर्विस की महंगाई है। जैसे मान लीजिए, पहले हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, उसकी फी जो होती थी वो अब बढ़ चुकी है सर, उसमें भी महंगाई होगी। हमने यहां पर एडमिशन लिया कोर्स में, पहले उसकी फी कुछ और थी, अब कुछ और हो चुकी है, जनरली उसमें महंगाई हो सकती है। तो गुड्स में भी महंगाई होती है, सर्विस में भी महंगाई होती है। लेकिन अब दोनों में फर्क ये है, लिखिएगा कुछ भी नहीं जब तक मैं ना कहूं आपसे। अब जब हम बात करते हैं सर CPI के बारे में, सबसे पहला सवाल यह है कि जब हम CPI की गणना करते हैं तो CPI के अंदर हम गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली बात याद रखना, गुड्स एंड सर्विस, यानी कि कोई सामान की महंगाई हो या किसी सर्विस की महंगाई हो, गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूडेड। इसमें हमने जनरली तौर पर दोनों को इंक्लूड किया होता है। वस्तु व सेवाएं शामिल की होती हैं, वस्तु व सेवाएं शामिल होती हैं इसमें। दूसरी बात, जब हम इसकी महंगाई कैलकुलेट करते हैं तो इस काम को करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस कैलकुलेशन को करने के लिए यह कैलकुलेट किया जाएगा किसके द्वारा? कैलकुलेट बाई NSO, या पहले CSO कहा जाता था। तो NSO एक विभाग है हमारे, उसके मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। तो NSO नाम का एक विभाग जो दिल्ली में स्थित है, बेसिकली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, NSO के द्वारा गणना होगी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कहा जाता है। यही पूछा जाएगा, ये कार्यालय। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि जब हम इसकी गणना करते हैं, जब हम CPI की कैलकुलेशन करते हैं सर, तो कैलकुलेशन करने का हमेशा एक बेस ईयर होता है, एक आधार वर्ष होता है, क्योंकि आप कंपेयर करोगे, यानी उस वर्ष की कीमत को और आज की कीमत को कंपेयर करेंगे। भाई महंगाई निकालने के लिए हमारे पास कोई बेस ईयर होना चाहिए ना भाई। बेस ईयर मतलब जिससे कि हम ये कहें कि उस समय कीमत थी और आज हमारी कीमत कितनी हो गई। तो जब CPI की चीजों की कैलकुलेशन करेंगे तो उसका बेस ईयर होगा 2012। ध्यान से याद रखेंगे कि सर इसका बेस ईयर 2012 होगा। इसको NSO कैलकुलेट करेगा और इसके अंदर गुड्स और सेवाएं दोनों शामिल होंगी, पहले ध्यान से समझना। और जनरली याद रखिएगा इस बात को कि सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इट कैलकुलेट ऑन मंथली बेस, कैलकुलेट ऑन मंथली बेसिस,
और इसकी जो गणना होगी वो मंथली बेसिस पर होगी। कहने का अर्थ यह है इसकी गणना जो होगी वो मासिक आधार पर होगी, हर महीने होगी, मासिक आधार पर गणना, हर महीने इसकी गणना होगी। चलिए, अच्छा अगर मैं बात करता हूं सर यहां कि जब हम बात करते हैं WPI के बारे में, WPI का मतलब यह हुआ होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो ध्यान से समझो, क्योंकि रिटेल के अंदर जो ग्राहक, जो कंज्यूमर है सर, वो गुड्स भी लेता है, वो सर्विस भी लेता है, लेकिन होलसेल में सेवाएं नहीं होती। कभी आपने देखा होगा कि किसी दुकान से आप सामान लेकर आते हो, वो दुकान वाला अपने से बड़ी दुकान से लेकर आता है, होलसेल से लेकर आता है, वो उससे भी बड़ी दुकान से लेकर आता है। तो सेवाओं का होलसेल नहीं होता कोई, लेकिन सामान का होता है, वस्तु का होलसेल होता है। वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और आखिर में ग्राहक को बेची जाती है। यही सेंस हुआ ना इसका। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब हुआ WPI में ओनली गुड्स इंक्लूड होती हैं। याद रखना, इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं होती, ओनली गुड्स इंक्लूड होती हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, सिर्फ वस्तुएं शामिल होंगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात है कि इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा, यह भी याद रखना। सर इस वाले की कैलकुलेशन कौन करेगा? तो इसको कैलकुलेट करने का काम, इसकी गणना करने का काम OEA का होगा। OEA का मतलब है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इसका मतलब, हिंदी में आर्थिक सलाहकार कार्यालय। लेकिन एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछ लेता है कि ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय जो इसकी गणना करता है, देखो दोनों की गणना में डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग करता है भाई। थोड़ा सा डार्क लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर चलिए, तब आप क्या कहोगे? सर ये कौन से मंत्रालय में आता है? तो याद रखना, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये अगर मंत्रालय पूछे कि कौन से मंत्रालय में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ये बात ध्यान रखेंगे पहले, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, एक NSO करता है और एक OEA करता है। अच्छा, तीसरा सवाल यह है कि जब हम WPI की गणना करेंगे तो इसका बेस ईयर क्या होगा? इसका जो बेस ईयर होगा, जो आधार वर्ष होगा, वो हमारे पास होगा, जिससे कंपेयर करेंगे वो 2011-12 होगा। यानी कि 2011-12 की जो कीमत होंगी जनरली, उससे कंपेयर करेंगे आज की कीमत को कि महंगाई कितनी बढ़ी या कम हो गई। जस्ट अ मिनट भाई। चलो ठीक है भाई, बात समझो। तो अभी देखो इसमें क्या होगा सर, अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। अब यहां पर याद रखना, इट कैलकुलेट ऑन वीकली एंड मंथली बेसिस। इट कैलकुलेट ऑन वीकली एंड मंथली बेसिस। तो ये वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से होगा, वीकली एंड मंथली बेसिस। बहुत ध्यान से समझना, वीकली एंड मंथली बेसिस का मतलब है इसकी गणना साप्ताहिक व मासिक, साप्ताहिक व मासिक, साप्ताहिक व मासिक होगी। मेरी बात समझना भाई, साप्ताहिक होगी व मासिक होगी, ठीक है। तो ये जो गणना हो गई आपकी WPI की हो गई सर। 2011-12 सरकार डिसाइड करती है। अब सरकार चाहेगी तो 5 साल में एक बार चेंज करती है। तो अभी फिलहाल 2011-12 है, जब कभी फ्यूचर में चेंज होगा तो बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट लाइफ टाइम रहेगा वो, लेकिन अगले 5-6 साल तक सेम चलता है। अभी 2011-12 है। अब मेरी आखिरी बात समझना सर, फिर IIP में क्या होगा
एक में गुड्स का होगा, एक में गुड्स और सर्विस दोनों का होगा, ध्यान से समझना। फिर एक में क्या होगा, हमारे देश में क्या है देखो, 8 उद्योग ऐसे हैं, 8 कोर उद्योग कहते हैं जिन्हें, 8 मुख्य उद्योग कहते हैं, उनकी महंगाई निकाली जाएगी। क्योंकि औद्योगिक स्तर पर 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो मुख्य उद्योग है हमारे 8, उनकी महंगाई को निकाला जाएगा। बस समझना, 8 मुख्य उद्योगों की महंगाई को कैलकुलेट किया जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो सवाल वही है, कौन कैलकुलेट करेगा? इसमें 8 उद्योगों को शामिल करेंगे और इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा? कैलकुलेटेड बाई एनएसओ, और इसकी गणना एनएसओ करेगा। अब आप कहोगे सर एनएसओ के बारे में अभी अभी आपने बताया, एनएसओ का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, यही इसकी कैलकुलेशन करेगा। ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय से कहोगे आप हिंदी में। मैंने आपको बताया कि यह दिल्ली के अंदर स्थित है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। समझना बात अभी। अच्छा, इसमें 8 उद्योगों को निकालेंगे, लेकिन अगर मान लो ये सवाल पूछ ले कि ये कौन से मंत्रालय में आता है, अगर इसका मंत्रालय पूछ ले तो मैं बता देता हूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय, स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस मंत्रालय में आता है। ठीक है। अच्छा, अगर पूछता है कि जब हम 8 उद्योगों में महंगाई को देखेंगे तो उसका बेस ईयर क्या होगा? जब हम 8 उद्योगों की महंगाई देखेंगे तो उसका बेस ईयर यानी उसका आधार वर्ष क्या होगा? तो याद रखना, इसका आधार वर्ष होगा 2011-12, यानी जो भी कंपेयर होगा वो 2011-12 की कीमत से होगा। अभी मोनो वेट करिए, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे सिर्फ 2-3 पेज बताने हैं आज आपको लिखने के लिए, लेकिन डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ ना तो मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, ये ध्यान रखना। तो आपने कहा 2011-12 होगा सर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? इट कैलकुलेट ऑन मंथली बेस, इट कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, इसकी गणना मंथली होगी। इट कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस, मासिक आधार पर इसकी गणना होगी, मासिक आधार पर गणना होगी। अच्छा, अब एक सवाल देखो जो बनता है बार बार, मैं आपको समझा के चलता हूं। जनरली तौर पर एग्जाम में जो सवाल आता है वो ये है कि इन 8 उद्योगों में क्या शामिल किया जाएगा सर और क्या नहीं किया जाएगा। यानी जब हम 8 कोर उद्योग शब्द यूज करते हैं देश के, वो कौन कौन से 8 उद्योग होते हैं, और जनरली यही सवाल रिपीट होता है बार बार, और इसकी महंगाई को हम आईआईपी कहते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब मैं आपको वो उद्योगों के नाम बता रहा हूं, जैसे हमारे देश का जो सीमेंट उद्योग है, जो सीमेंट का है, सीमेंट उद्योग है बेसिकली, उसको शामिल किया जाता है। दूसरा जो हमारे देश में स्टील उद्योग है, स्टील को शामिल किया जाता है, ठीक है, सीमेंट को शामिल किया जाता है। तीसरा हमारे देश का जो कोल है, यानी कि जो कोयला है, जो कोयला उद्योग है बेसिकली, उसको शामिल किया जाता है। चौथा हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली उद्योग है, उसको शामिल किया जाता है। अच्छा, पांचवा हमारे देश में जो रिफाइनरी है, जो तेल बनाती है, पेट्रोल डीजल बनाती है, उनको रिफाइनरी या तेल शोधक कहते हैं, या रिफाइनरी ही कहते हैं जनरली तौर पर, रिफाइनरी है, उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे देश में क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल होता है बेसिकली, क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल उद्योग है, इसमें वो शामिल किया जाता है, ठीक है, कच्चा तेल। इसके अलावा जो हमारा नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है, इसको शामिल किया गया। और साथ में जो हमारे देश में फर्टिलाइजर्स होते, उर्वरक कहते हैं जिन्हें, इसको शामिल किया गया। इन 8 उद्योगों की जो महंगाई पूछेगा आपसे, तब आपको बताना है कि इसको हमने आईआईपी कहा है। पहले मेरी बात समझो ध्यान से नितिन, आप अलग जगह जा रहे हो। तो इन 8 उद्योगों की महंगाई को हमने आईआईपी में निकालना है। कैलकुलेशन कौन करेगा बताओ मेरे साथ? सर एनएसओ करेगा। कौन से वर्ष में करेगा? 2011-12 को बेस मान के करेगा। कब करेगा? हर महीने करेगा, याद रखना। और इसमें 8 उद्योग शामिल है। लेकिन अब मेरी बात समझना, आप मैथ के स्टूडेंट हो, मैं ज्यूम कर लेता हूं इतनी मैथ्स आप जानते हो
कि सर एक सिंपल इंटरेस्ट निकलता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। क्या निकलता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकलता है? देखो, सिंपल निकालना हो अगर तो आप कहोगे सर आठों को जोड़ दो और 8 से भाग कर दो। आठों को जोड़कर 8 से भाग कर दो, ये सिंपल एवरेज हो जाएगा, माफ कीजिए, सिंपल एवरेज। लेकिन अगर मुझे कंपाउंड निकालना हो तो कंपाउंड के लिए हर एक की अपनी वैल्यू होगी, हर एक का अपना परसेंटेज होगा कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा और किसकी इंपॉर्टेंस कम है। तो सर उसके लिए हमें क्या करना होगा? हर एक को उसके परसेंटेज से, उसके वेट के साथ जोड़ना होगा, ऐड करना, मल्टीपल करना होगा, एंड देन हम उसको निकालेंगे। मेरी बात समझना। रिफाइनरी में क्या होता है सर, जहां ये जो आपने देखो ना हमारे पानीपत के अंदर या मथुरा के अंदर जो रिफाइनरी है, जो तेल को, जो कच्चा तेल होता है वो अलग इंडस्ट्री है। जो कच्चे तेल को कन्वर्ट करती है ना पेट्रोल बनाने में, डीजल बनाने में, उसको कहा जाता है रिफाइनरी। तो ये अलग वर्क हो गया हमारे पास। अब आप कहोगे सर 1 by 1 करेंगे यानी इंडिविजुअली करेंगे, तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, यही बात है ना, वेटेज के हिसाब से ये सिंपल एवरेज नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो भार होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी वो रिफाइनरी की होगी। ये भी पूछ लेता है कई बार कि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा वेटेज किसका होगा? रिफाइनरी का। और सबसे कम वेटेज किसका होगा? तो सबसे कम वेटेज जो होगा वो आपके पास हो जाएगा किसका? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का। मैं फिर कह रहा हूं, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लास का अंत होते हुए आप बिल्कुल अच्छे से खुशी खुशी बताएंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन जल्दी से आप इसको नोट करके मुझे डन 1 का कमेंट करेंगे। इसको नोट करेंगे और डन 1 का कमेंट करेंगे। इसको कंप्लीट करें और डन 1 का कमेंट करें। चलिए भाई, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, डन 1 का कमेंट करेंगे। एनएसओ करेगा सर, ठीक है। एनएसओ कौन से मंत्रालय में है? बेस ईयर क्या होगा? मासिक गणना होगी, सबसे ज्यादा वजन किसका? रिफाइनरी का होगा, और सबसे कम जो होगा वो फर्टिलाइजर्स का होगा। चलिए, लोकेश, प्रभात, नीरज, रजत, अमन, वैशाली, एवरीवन, सबका पॉइंट आया। आगे बढ़ रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हुई बात, मेरी ध्यान से समझना। जब वो कहेगा डब्ल्यूपीआई को लेकर, होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर, याद रखना एक बात कि सर इसमें हमने गुड्स को शामिल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा? हिंदी को, इंडेक्स को हिंदी में सूचकांक, सूचकांक कहते हैं। यहां पर सूचकांक है, ये यहां पर बिंदु नहीं है, सूचकांक कहते हैं। इंडेक्स की हिंदी सूचकांक होती। अब देखो, यहां जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा, यहां जो सबसे ज्यादा भार होगा सामान में, यानी कि डब्ल्यूपीआई के अंदर जो सर्वाधिक भार होगा, जो हाईएस्ट वेटेज होगा, वो किस चीज का होगा? ध्यान से समझना। इसमें जो हाईएस्ट वेटेज होगा वो मैन्युफैक्चरिंग चीजों का होगा। जो भी हम सामान बनाएंगे डब्ल्यूपीआई में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होंगी, उनका वेटेज सबसे ज्यादा होगा। नितिन बिल्कुल 697 गुड्स हैं। अगर आप गिनती लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहां पर ओनली गुड्स इंक्लूड होंगी, और अगर आप कहें कितनी गुड्स होंगी तो मैं उसकी संख्या बता देता हूं। टोटल 697 गुड्स होंगे, यानी प्रोडक्ट होंगे। 697 होंगे और सिर्फ गुड्स होंगे, सर्विस कोई शामिल नहीं होगी। इस बात को याद रखना। और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजों का होगा। नोट कर ले और डन 2 का कमेंट कर दे। नोट करके डन 2 का कमेंट कर दे भाई।
जल्दी से डन 2 का कमेंट कर दें। चलिए, तो इसमें 697 गुड्स होंगे और उनमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजों का होगा। समझना, सी यानी कंबाइंड, और कंबाइंड का मतलब ठीक है, ठीक है सर। एक और बात समझते हैं, 2 मिनट मुझे देंगे बिल्कुल इसके बाद। अब देखो यहां पर सभी का डन का कमेंट आ रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि सर इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यानी निर्मित वस्तुएं जो होंगी उनका वेटेज ज्यादा होगा। अच्छा, जब मैं सीपीआई कहता हूं तो इसमें आपको याद रखना है गुड सर्विस दोनों शामिल होंगे। बेस ईयर क्लियर होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। चलिए मेरी बारे में बताना भाई, बिल्कुल अभिषेक, अब मेरी बात समझना। अब देखो सवाल यह है मेरा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल इन्फ्लेशन कौन सा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जनरल या हेडलाइन, बहुत ध्यान से देखना, हेडलाइन या गवर्नमेंट कौन सा यूज करती है या आरबीआई कौन सा यूज करता है, पहली बात समझो। अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि हमारे देश में कि सर बात यह है डब्ल्यूपीआई समझ नहीं आया, मेरी बात समझना, तो आप क्या करोगे? तो आज कहोगे कि सर डब्ल्यूपीआई जो है मेरे भाई लकी, अगर आपने इससे पहले की बात समझी है तो आप कहोगे डब्ल्यूपीआई के अंदर हम देखते हैं कि जो सामान है, देखो अगर आपसे मैं कहूं कि कोई दुकान वाला सामान लेकर आता है सर, 5 रुपए रेट बढ़ जाते हैं, तो वो आगे भी 5 ही इंक्रीज नहीं करता है जनरली, याद रखना, क्योंकि सर वो बहुत सारा सामान लेता है तो उसमें 5 रुपए बढ़ जाते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन जब वो सामान को अलग अलग करके ग्राहक को बेचता है तो उसको वहां पर रेट ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। अगर हम सिर्फ डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल की महंगाई देखें तो कुछ अलग है, लेकिन जब वो रिटेल में ग्राहक तक पहुंचती है तो महंगाई अलग हो जाती है। तो हम डब्ल्यूपीआई में किसकी बात कर रहे हैं? होलसेल की बात कर रहे हैं सर, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, बाकी चीजों के कंपेयर में उसको निकाल। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा था सर आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता है, लेकिन कौन सी महंगाई को? अगर आप देखो सरकारी एम्प्लॉय हो तो देखो आप देखोगे हमेशा कि सरकारी एम्प्लॉय को सरकार जो है वो हमेशा महंगाई भत्ते के नाम से पैसा बढ़ा कर देती है। डियरनेस अलाउंस कहते हैं, सरकार के द्वारा दिया जाता है कि जब जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की सैलरी सरकार बढ़ा देती है। लेकिन कौन सी महंगाई को देखती है? मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें सबसे ऊपर लिखा है भारत की महंगाई 10%, तो अब क्या मानोगे कौन सी महंगाई 10% हुई? या मैं कहूं जनरली महंगाई का सेंस पूछे तो बताओ कौन सी महंगाई की बात कर रहा है? तो आपके दिमाग में जब महंगाई शब्द आएगा तो मेरे भाई याद रखना, महंगाई का मतलब जो होगा हमेशा वो सीपीआई को लेकर होगा। अगर ऑप्शन में कोई एक है तीनों में से तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में एक से ज्यादा है, कोई डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों दिए हुए हैं, उस केस में याद रखना सीपीआई जो होगा वो पॉपुलर भी होगा, फेमस भी होगा, जनरल भी होगा, वही हेडलाइन होगा, उसी को सरकार इस्तेमाल करेगी, उसी को आरबीआई इस्तेमाल करेगा। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना कि सर अगर इसमें देखा जाए कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, तो याद रखना इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है, सीपीआई में जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है, सबसे ज्यादा वेटेज, हाईएस्ट वेटेज होता है सीपीआई में, वो किस चीज का होता है भाई? तो वो वेटेज होता है फूड एंड बेवरेजेस यानी खाद्य और पेय पदार्थ का, फूड एंड बेवरेजेस यानी खाद्य एवं पेय पदार्थ, खाने और पीने के पदार्थ, इनका सबसे ज्यादा होता है। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, लेकिन यहां पर क्या होता है सर कि हम जब सीपीआई निकालते हैं, देखो एक होता है सीपीआई एएल, दूसरा होता है सीपीआई आईडब्ल्यू, एक तीसरा होता है मेरे दोस्त सीपीआई आरएल, और एक चौथा होता है सीपीआई सी। देखो सीपीआई सी का मतलब होता है सीपीआई कंबाइंड, ध्यान से समझना बात, सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई आरएल का मतलब है रूरल लेबर, रूरल लेबर, गांव में जो काम लोग करते हैं उनको कहते हैं रूरल लेबर। आईडब्ल्यू का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर,
इंडस्ट्रियल वर्कर, और एएल का मतलब है एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर। मेरे सवाल को बहुत ध्यान से समझना। अब जब मैं सवाल करता हूं कि सर मुझसे ये पूछा जाए कि बताओ सीपीआई की गणना कौन करता है, तो सभी कहेंगे एनएसओ करता है सर। लेकिन अगर मैं कहूं सीपीआई एएल हो, अगर एग्रीकल्चर लेबर हो, तो इसकी गणना लेबर ब्यूरो करता है। हमारे देश में एक लेबर ब्यूरो है जिसका नाम श्रम ब्यूरो है, हिंदी में भी यही कहते हैं लेबर ब्यूरो यानी श्रम ब्यूरो, जो कौन से मंत्रालय में होगा सर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस नाम का एक मंत्रालय भी, रोजगार मंत्रालय, उसके अंतर्गत होगा। अगर मुझे निकालना हो कि अगर स्पेसिफिक बोले मुझसे सीपीआई आईडब्ल्यू कौन निकालता है, तो उसको भी निकालेगा लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो। अगर मुझसे पूछे रूरल लेबर का कौन निकालता है, तो याद रखना इसको भी कहते हैं कि इसको लेबर ब्यूरो यानी श्रम ब्यूरो निकालता है। लेकिन जब मुझसे पूछे कंबाइंड वाला कौन निकालता है, तो कंबाइंड वाला एनएसओ निकालता है। अब मेरे एक सेकंड सवाल का जवाब देना, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, मुझे बताओ कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन सी है? हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन सी है? पहला सवाल है मेरा, ऑप्शन है डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी, कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना। बस मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि बच्चे पढ़कर जाने के बाद क्यों क्वालिफाई नहीं करते, क्यों जीएस में स्कोर नहीं करते। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा, हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन सा है बताना। हेडलाइन ऑप्शन है सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल, सीपीआई कंबाइंड। अब देखो, आप कहोगे सर कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने बोला है कि जहां भी हम हेडलाइन की बात कर रहे हैं, हमेशा वहां पर आरबीआई या सरकार की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले का जवाब तो सीपीआई हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, पहले वाले का सीपीआई। पर दूसरे सवाल को बताओ मुझे कि सर ये भी सीपीआई, ये भी सीपीआई, ये भी सीपीआई, ये भी सीपीआई। अब आधे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, गलत कर देंगे, स्किप कर देंगे। यही वो डिफरेंस क्रिएट करता है जिससे कि कुछ लोगों के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, कुछ के कम रह जाते हैं। सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि सर अगर ऑप्शन होगा तो सीपीआई होगा। बिल्कुल अभिषेक, वेट कर, अभी कराता हूं, तो सीपीआई होगा। लेकिन अगर सीपीआई के अंदर में बात करूं, बात समझ रहे हो, तो अब क्या कहोगे सर? तो अगर इनमें से मुझे किसी को चुनना पड़े तो मैं किसको चुनूंगा? कंबाइंड को चुनूंगा। तो सीपीआई होगा पहले में, लेकिन दूसरे में भी सीपीआई होगा, बट सीपीआई में कंबाइंड वाला होगा। कंबाइंड का मतलब एग्रीकल्चर यानी रूरल और अर्बन दोनों, गांव और शहर दोनों का होगा। कंबाइंड मतलब रूरल और अर्बन दोनों का होगा सर, इसलिए आपने कहा सीपीआई कंबाइंड टर्म यूज करूंगा। इसलिए देखो मैं यहां लिख भी रहा हूं साथ में कि या तो सीपीआई मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? सीपीआई कंबाइंड मिलेगा। ठीक है, या तो सीपीआई मिलेगा या सीपीआई कंबाइंड मिलेगा। अब मुझे एक मिनट दीजिए, बस मैं आपको लिखवाऊंगा, इसको लिखिएगा भी साथ में, लेकिन उससे पहले चलिए मेरे भाई, तो सीपीआई कंबाइंड कहते हैं सर उसे। जस्ट ए मिनट भाई,
चलिए भाई इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई, पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन को करिएगा। 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन सी राइट है कौन कौन सी रॉन्ग है ये बताना है। इसके ऑप्शंस आगे हैं, लेकिन इन 3 स्टेटमेंट को पढ़कर बता दीजिए मुझे कि इन तीनों स्टेटमेंट में क्या क्या सही और क्या क्या गलत है। देख लो भाई, बिल्कुल। ये एमसीक्यू कब प्रोवाइड करेंगे भाई? हर क्लास के साथ मिलता है। अपने पिछली क्लास की पीडीएफ देखो आप, उसके अंदर ये इंक्लूडेड होते हैं सारे क्वेश्चन जो मैं क्लास में डिस्कस करता हूं भाई। तो वैशाली सारे इंक्लूडेड होते हैं। इस क्वेश्चन को कर बताओ मुझे, इससे मुझे पता चलेगा आपकी क्वालिटी और इसका लेवल कहां पहुंचा है। देखो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं अब। डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करता जैसा सीपीआई करता है। यह बात तो सही है सर, 2 नंबर करेक्ट है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सेवाएं नहीं होती, सीपीआई में होती है। यह बात आपने कही। अच्छा, आरबीआई नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई। आरबीआई डब्ल्यूपीआई अडॉप्ट करता है? मैंने कहा नहीं सर, आरबीआई डब्ल्यूपीआई नहीं करता, आरबीआई सीपीआई करता है। सरकार भी सीपीआई करती है, वही पॉपुलर जनरल होता है। सर ये वाली बात गलत है। ठीक है, पहले पे आते हैं। खाद्य वस्तु, खाने पीने के फूड, खाद्य वस्तुओं का सीपीआई में भार डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक है। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, सीपीआई में खाने का ज्यादा है और डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा है। यह बात भी सही निकल कर आई। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, यूपीएससी का सवाल है, लेकिन मैं चाहता था कि इस एक क्वेश्चन से आपकी क्वालिटी का अंदाजा लगेगा। सर इसका मतलब पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अब मेरी भाई बात समझना। अब देखो यहां पर एक सवाल और आता है, वो ये है, इस क्वेश्चन को करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ। देखो भाई सर, थर्ड पॉइंट मैंने कहा था आरबीआई डब्ल्यूपीआई अडॉप्ट नहीं करता, आरबीआई सीपीआई के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनाता है। बस इतनी सी बात मैंने कही थी। थर्ड पॉइंट इसलिए रॉन्ग हो गया सर। चलो अब देखो, आप अपनी पिछली कॉपी देखोगे उठाकर, तो मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन जो होता है वो बेनिफिट्स करता है डेटर्स के लिए। आप देखना सर, आपने बोला था गुड होता है फॉर डेटर्स, इन्फ्लेशन गुड फॉर डेटर्स, आपने बोला है ये बात, गुड फॉर डेटर्स होता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि अगर कोई बैंक में जमा करता है, डिपॉजिट करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, या कोई क्रेडिटर होता है, उसके लिए यह बैड होता है। अब देखो जो बॉन्ड खरीद रहा है, बॉन्ड होल्डर, अभी मैंने आपको शेयर बाजार नहीं बताया इसलिए थोड़ी मुश्किल है इस सवाल में, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ध्यान में रखना। तो सर आपने का जो बॉन्ड खरीदता है वो भी तो इन्वेस्टमेंट करता है भाई। बॉन्ड खरीदे या शेयर खरीदे या कुछ और खरीदे, क्या होता है इसका मतलब बाद में बताऊंगा, लेकिन यह समझ में आता है कि बॉन्ड खरीदने वाला भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है सर, और इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए गुड नहीं होता, बैड होता है। इसका मतलब यह गलत है। तो बोथ नहीं हो सकते, नन नहीं हो सकता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्योंकि बॉन्ड होल्डर नहीं पता था आपको, मुझे जानता हूं मैं, आगे सीखने को मिलेगा, लेकिन यह सवाल से पता चला, इस लेवल के क्वेश्चन में आएगा अगर, कि बॉन्ड होल्डर इन्वेस्टमेंट करने वाला है सर, और इन्वेस्टर का प्रॉफिट कम हो जाता है महंगाई से, इसलिए ए करेक्ट होगा और बी रॉन्ग होगा। यह क्वेश्चन वाले में बहुत मजा आता है। चलिए भाई कोमल, अच्छी बात है ना। देखो ये लेकिन आता कब है, जब सीख लेते हैं ना तभी तो मजा आएगा, वरना सीखने के बिना मजा बहुत नुकसान करता है फिर वो। अच्छा देखो ये सवाल आया हुआ है, इसको जरा करके दिखाओ। निम्नलिखित में से औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? औद्योगिक कामगारों के लिए सर एफडी इन्वेस्टमेंट ही है, डिपॉजिट कह लो, इन्वेस्टमेंट कह लो एक तरह से, क्योंकि ब्याज मिलता है तो वो एक ही बात है, लेकिन दोनों के लिए वो बैड कैटेगरी में होगा।
अब बताओ, तो ये सवाल है सीपीआई आईडब्ल्यू क्या होगा? सर आप सेंसेक्स, हाँ बिल्कुल कराएंगे प्रशांत भाई, सब कुछ कराएंगे, शेयर बाजार कराएंगे। कौन करता है इसमें से बताओ? सीपीआई की बात अगर मैं कर रहा हूं इंडस्ट्रियल लेबर वाले की, तो द लेबर ब्यूरो करेगा सर इसे, लेबर ब्यूरो। ऑप्शन में एनएसओ तो है ही नहीं, लेकिन सीधा सीधा सवाल है, इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं उनके लिए लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में आता है। सर ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, फिफ्थ वाला। ओके भाई, दोबारा बता देंगे, फिफ्थ वाला दोबारा बता देंगे, लेकिन पहले आप इसको देखिए ध्यान से। देखो मैंने कहा कि आपको मैंने कल सिखाया था, आप अपनी नोटबुक उठाकर देखिए, पिछले वाली, कल वाली यानी पिछले लेक्चर वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेटर होता है, यानी कि जो उधार लेने वाला है, उसके लिए महंगाई अच्छी होती है, गुड होती है, और जो क्रेडिटर होता है उसके लिए बैड होती है। ये मैंने आपको सिखाया हुआ था, बहुत लंबी कहानी बताई थी, इसलिए उसको देखिएगा दोबारा से, और आपको वहां से सीखने को मिलेगा, यानी ये स्टेटमेंट राइट, ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई अभी एक और बात देखो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या सही क्या क्या गलत है। देखो पहली स्टेटमेंट गलत है सर, पहली गलत है, क्वेश्चन नंबर 11 की गलत है पहली। क्यों? केवल मासिक नहीं होता, मासिक भी और साप्ताहिक भी होता है सर, दोनों एक गलत भी। सीपीआई में डब्ल्यूपीआई गिव लेस वेट टू फूड, हां ये सही है, बी करेक्ट हो। 11 का सिर्फ बी होगा, सी नहीं होगा भाई। दिवित, देवेंद्र, दोनों ध्यान से देखो। अन्वेश कि सर पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि उसने लिखा केवल मासिक, केवल मासिक नहीं है, मासिक और साप्ताहिक, वीकली एंड मंथली दोनों है सर। और यहां पर ये देखो कि सीपीआई की तुलना में डब्ल्यूपीआई जो है वो खाद्य वस्तुओं को कम देता है, ये बात सही तो है। सेकंड वाला सही तो है कि हां सर डब्ल्यूपीआई में खाने का कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है ज्यादा, सीपीआई में खाने का ज्यादा होता है। चलिए भाई यही तो सवाल है सर, ओनली रीड नहीं किया, यही तो क्वेश्चन है सिर्फ। ओनली शब्द हटा दूं तो करेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट, ओनली लगाने से रॉन्ग हो जाएगी। मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए क्या होगा बताइए दिवित, क्या लाया जाता, आरबीआई द्वारा क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो आप जानते हैं सर इसमें क्या होगा सर, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा, क्या कहा बताओ मैंने, अगर दोनों आ जाए तो क्या करोगे मेरे दोस्त? तो आपको पता है सर सीपीआई मानेंगे। अगर कभी दोनों आ जाए तो क्या मानेंगे? सीपीआई मानेंगे। और वैसे भी पूछा था आरबीआई के बारे में, तो सीपीआई मानेंगे सर। इंडेक्स शब्द का इस्तेमाल किस काम में होता है बताओ? इंडेक्स शब्द का इस्तेमाल किस काम में होता है? अंदाजा भी लगेगा ना तो सही लगेगा इस सवाल का। इंडेक्सेशन शब्द जो है इसका इस्तेमाल किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इंडेक्स वर्ड बचत से, मजदूरी से, जीडीपी से नहीं सर, इसका मतलब महंगाई से है, क्योंकि इंडेक्स शब्द का इस्तेमाल महंगाई में होता है, डब्ल्यूपीआई में होता है, सीपीआई में होता है, और आरबीआई तो वैसे भी सीपीआई को मानता है, ये मैंने बताया आपको, सरकार भी उसी को मानती है अपने रिपोर्ट के लिए। कैलकुलेट तीनों होते पर इस्तेमाल एक का होता उसमें से। तब आप कहोगे सर इसमें हम महंगाई से रिलेट करेंगे इस शब्द को, नेस्डेक क्या है वो आगे पता चलेगा, उसको छोड़ दो अभी, वो आपका सेंसेक्स वगैरह में जाएगा। लेकिन अब मैं जो आपकी आखिरी बात कर रहा हूं वो सुन लो मेरे भाई, पहले इसको डन कर लीजिए, डन 3 का कमेंट करिए जल्दी से, अगर ये रह गया है तो
डन। 3 का कमेंट करिए जल्दी से, अगर ये रह गया है तो इसको करिए, और उसके बाद में एक पेज लिखवाऊंगा, बस उसको लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। बस एक पेज लिखवाएंगे और फिर सर पिछला वाला क्वेश्चन, पिछला मतलब कौन सा नंबर है, 19 नंबर है अगर, तो उसने बोला इंडेक्स वर्ड का इस्तेमाल, तो आपने कहा सर इंडेक्स जो वर्ड बार बार हो रहा है वो महंगाई वाले चैप्टर में हो रहा है, अंदाजा लगा लिया हमने इससे। और उससे पहले 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए भाई, अब एक सवाल यह है कि महंगाई किन कारणों से बढ़ती है सर? हिमांशु अलग से देखेंगे उस बात को। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि महंगाई किस कारण से बढ़ती है, तो मुझे बताना महंगाई क्यों बढ़ती है। देखो इसके 2 मुख्य कारण होते हैं, याद रखना। जब बाजार में या तो डिमांड बढ़ जाए, भाई जो खरीदने वाले होते हैं वो डिमांड करते हैं, या तो बाजार में डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। भाई खरीदने वाले होंगे तो ज्यादा कीमत हो जाएगी, बिकने वाला सामान कम होगा तो कीमत ज्यादा हो जाएगी। किसी तरीके से लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब देखो महंगाई के कारण क्या क्या होंगे, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण। देखो महंगाई का एक कारण है हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई सामान, साथ साथ लिख लो मेरे भाई, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई सामान की डिमांड बढ़ जाती है, वस्तु की अधिक मांग की अधिक मांग, अगर मांग बढ़ जाती है तब वो महंगा हो जाएगा। अच्छा दूसरा, लो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई सामान है उसकी सप्लाई कम हो जाती है, लो सप्लाई हो जाती है उस पूर्ति में, तब वो महंगा हो जाएगा। कोई बात नहीं प्रिया, मैं दोबारा दिखा देता हूं, वेट कर लो 1 मिनट। अच्छा, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाए, हाई मनी सप्लाई, जो मनी की सप्लाई यानी कि पैसा है वो ज्यादा होगा, तो मैंने बताया महंगाई बढ़ेगी। इसलिए तो आरबीआई नोट नहीं छापता है ना, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा की पूर्ति अधिक हो अगर, तब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कम ब्याज हो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कम ब्याज हो, जब कम ब्याज होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, और लोन लेंगे और उससे क्या करेंगे, बाजार में खर्च करेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी उससे, क्योंकि खर्चा बढ़ाएंगे। कम ब्याज हो तो इसको याद रखना, खर्चा। कम टैक्स हो, जितना कम टैक्स लगेगा उतना लोगों के पास ज्यादा बचेगा। टैक्स कम हो, सरकार का खर्चा ज्यादा हो, अगर सरकार ज्यादा खर्च करेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। सरकार के खर्चे ज्यादा हो अगर, तो लोगों के पास ज्यादा इनकम आ जाएगी। अगर देश में जनसंख्या ज्यादा हो, तब देश में ज्यादा मांग होगी, ज्यादा डिमांड होगी। मतलब कोई भी कारण जिससे या तो डिमांड ज्यादा होने लगे, या जिससे लोगों की आय बढ़ने लगे, या सामान कम होने लगे। ज्यादा जनसंख्या ज्यादा डिमांड। जब कोई चीज फैशन में होगी, तो फैशन में होगी तो डिमांड बढ़ेगी। भाई फैशन में होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और फैशन में होगी डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। जब ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, जब मटेरियल महंगा होगा, सर सप्लाई लो होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली उसकी कंपैरिजन में बढ़ गई, वही महंगाई की होगी। बात वही समझ में आ रही है। सैलरी वगैरह ज्यादा होगी, हाई मटेरियल कॉस्ट, यानी मटेरियल महंगा हो जाएगा।
लोग जानबूझकर रोक ले, ब्लैक मार्केटिंग करें, तो महंगा होता है ना ब्लैक मार्केट में, या होर्डिंग करें, लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं, फिर उसके बाद जमाखोरी करते हैं। जब किसी चीज का उत्पादन कम हो तो सप्लाई गिर जाएगी ना उस चीज की। भाई फसल ना हो तो आप कहोगे सर बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई तो महंगा हो जाएगा, इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो महंगा हो, मतलब कोई भी कारण ढूंढ लो, कोई भी कारण ऐसा जिससे कि डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई गिर जाए, सर वो महंगाई लेकर आती है। मैं 1 मिनट लूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं लूंगा अब आपको, लेकिन मैं इस सवाल को जवाब दे दूं। देखो सवाल ये पूछा है कि हमारे देश में जब महंगाई बढ़ती है तो वो किस कारण से बढ़ती है। मैं आपको जवाब देता हुआ चलता हूं, ध्यान से देखना। कीमतों में वृद्धि का कारण क्या होता है सर? ऑप्शन क्या दिए हैं? जब बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाए, ज्यादा पैसा हो तो कीमतें बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगी क्या? जी बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है। जब एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाए, मतलब सप्लाई कम हो जाए, तब क्या होगा? आप कहोगे सर तब भी कीमत बढ़ेगी। दिवित वेट करते हैं। जब डिमांड बढ़ जाए तब भी महंगाई बढ़ेगी। सर कह रहे वेजेस बढ़ने से क्या होगा? देखो वेजेस किसके होते हैं? लेबर के होते हैं, काम करने वाले के। आप सोचिए जरा, अगर मैं अपनी सैलरी बढ़वाऊंगा कंपनी से तो कंपनी कहां से लाएगी? आप इसका जवाब दीजिए। अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो उसके लिए आपके कोर्स की फीस बढ़ानी पड़ेगी, और इसको ही आप कहोगे कि महंगाई हो गई, पिछली बार कोर्स सस्ता था इस बार महंगा है, तो मेरी सैलरी यानी मेरी मजदूरी जो थी वो बढ़ाने के चक्कर में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि भाई कंपनी जो मुझे पे करेगी वो कंपनी की कॉस्ट है, जैसे बाकी मटेरियल की कॉस्ट है, ऐसे इंसान की कॉस्ट है, वो ज्यादा होगी तो उसको कहां से लाएगी? कीमत को बढ़ा के वसूल करेगी। इसीलिए मैंने कहा, तो आपने कहा सर ये तो तीनों सही है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है इसका, तीनों सही हो गए, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक सवाल मैं और देता हूं जल्दी से। सवाल यह है कि महंगाई को कम करने के क्या उपाय होंगे? महंगाई कम करने के, देखो महंगाई को कम करना है अगर, उसके क्या उपाय होंगे? अगर मैं कहता हूं सरकारी खर्च बढ़ा दो, अगर मैं कहता हूं सरकारी खर्च बढ़ा दो तो क्या होगा? आप कहोगे सरकारी खर्च बढ़ाओगे तो सर इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी, और हमें क्या करना है? कम करनी है। सर इससे महंगाई बढ़ेगी, ये नहीं होगा। मैं कहता हूं ब्याज कम कर दो तो ज्यादा लोग लोन लेंगे। देखो फैशन में होगी ना जो कोई चीज, फैशन का मतलब ट्रेंड में होना, फैशन में होना, यानी मार्केट में उसकी डिमांड होने से संबंध है इसका। ठीक है, जब कोई चीज फैशन में होती है तो उसकी डिमांड भी होती है ना। तो सर अगर ब्याज कम होगा तो इससे भी महंगाई बढ़ेगी, तो इससे भी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, और जब टैक्स जो होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, इससे महंगाई कम होगी। और हमसे यही पूछा है महंगाई कम करने में क्या करें, तो सिर्फ एक सही होगा। सर 2 नंबर से महंगाई बढ़ेगी, 3 नंबर से महंगाई बढ़ेगी और 1 नंबर से महंगाई कम होगी। सवाल में क्या पूछा है? अगर पूछ लेता कि महंगाई किससे बढ़ेगी तो आप कहोगे सर 2 से। आप कहते 2 और 3 नंबर जो है वो महंगाई बढ़ाने वाला होगा। और अगर मैं कह दूं महंगाई कम किससे होगी तो महंगाई 1 नंबर वाले से कम हो जाएगी। चलिए भाई कोई बात नहीं हिमांशु, आप देखिए ध्यान से। तो द डायरेक्ट टैक्स शुड बी इंक्रीज्ड, इट मींस ये इन्फ्लेशन को डिक्रीज करेंगे। सर ये सारे सवाल हैं। अब मुझे बताइए कि भाई मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट है, कंटेंट को लेकर कोई डाउट है, और आपने इस तैयारी को अपनी बेहतर बनाना है कि सर एक बार मुझे करना है, बार बार नहीं भटकना है, बस जो होगा वो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई हम कोशिश करने आए हैं सर, हम हल्का हल्का करके जाते हैं, अमूमन ये होता है कि हम क्वालिफाई नहीं करते, तो फिर आप बात याद रखिएगा। अभी वो नितिन बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू है करंट अफेयर की क्लासेस मेरी, लेकिन अभी सवाल के बारे में पहले मुझे यस का कमेंट करिए और जल्दी से इसको डन कर लीजिए। आज की क्लास को इतना रखेंगे, इस चैप्टर में इतना रखेंगे, बाकी अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।